हेलो गाइस, मेरा नाम है कपिल। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल आधारशिला विद्या केंद्र में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोवियत संघ क्यों टूटा। ये चैप्टर नंबर 2 ध्रुवीयता का अंत, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है पहली वाली, उसका एक विषय है जिसमें आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी सोवियत संघ के यूएसएसआर के निर्माण से लेकर यूएसएसआर के विघटन तक। यूएसएसआर को ही सोवियत संघ कहा जाता है। तो जानते हैं सबसे पहले 1917 में यूएसएसआर के निर्माण की नींव रखी गई रूस की क्रांति के द्वारा और इसका औपचारिक रूप सन 1922 में सामने आया। ठीक, फिर इसके बाद सन 1917 से लेकर 1917 से लेकर 1924 तक लेनिन ने राज किया था। ठीक, और उसी समय लेनिन की जो पॉलिसी थी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेनिन की जो पॉलिसी थी यूएसएसआर के निर्माण से लेकर उसकी मजबूती तक, उसमें सबसे बड़ी पॉलिसी का उनकी जो वो थी विचारधारा क्या थी? सोवियत प्रणाली वाली। कौन सी विचारधारा थी? सोवियत प्रणाली वाली। ये सोवियत प्रणाली के रूप से चलाई जाती थी। इस विचारधारा में समाजवादी साम्यवादी विचारधारा को आधार बनाया गया था। ठीक, और तो और इसमें संपूर्ण नियंत्रण सत्ता के हाथ पर होता था। इसमें संपूर्ण नियंत्रण सत्ता के या सत्ताधारी दल के हाथ में होता था। इनके बाद जो प्रेसिडेंट आए थे, इनका नाम था जोसेफ स्टालिन। ये सन 1924 से लेकर 1953 तक प्रेसिडेंट के पद पर आसीन हुए थे, मतलब पद पर रहे थे। इन्हीं के समय पर, जोसेफ स्टालिन के समय पर ही पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर 1932 तक चली थी। ठीक है, 1928 से लेकर 1932 तक चली थी। और इन्हीं के समय पर सन 1925 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। पहले योजना की स्थापना हुई थी 25 में, और पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर 1932 तक चलाई गई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना। भारत ने भी जो पंचवर्षीय योजना का जो प्लान लिया है, जो कॉपी किया है, वो सोवियत संघ से ही लिया है। साथ ही साथ इन्हीं के समय पर सन 1918 के बने हुए सोवियत संघ के संविधान में संशोधन कर 1936 में नया संविधान लागू किया गया है। नया संविधान लागू किया है। ठीक, ये सब निर्माण हो रहा है सोवियत संघ का। फिर ऐसा कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ को विघटित होना पड़ा? क्योंकि स्टार्टिंग तो बहुत सही हुई थी इनकी, पर ऐसा क्या हो गया समय समय पर कि सोवियत संघ को विघटित या फिर टूटकर एक दूसरे रूप में सामने आना पड़ा। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं उत्तराधिकारी के रूप में जो सोवियत संघ की जगह पर अब रूस है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट बने हैं समय समय पर, इनकी कुछ ना कुछ पॉलिसी में, कुछ ना कुछ नीतियों में जो गड़बड़ी थी या फिर जो संचालन था वो सही नहीं था, जिसके कारण सोवियत संघ विघटित हुआ। क्योंकि कुछ बड़े ही तानाशाही थे, क्योंकि स्टालिन बहुत बड़ा तानाशाही था। स्टालिन काफ़ी बड़ा तानाशाह था, काफ़ी बड़ा
तानाशाह था। कहा तो जाता है विश्व स्तर पर कि हिटलर से बड़ा तानाशाह था ये, क्योंकि इसके समय पर जितने भी आंदोलन हुए हैं या जनता ने जो भी विरोध प्रदर्शन करा है सबको इसने दबाया है, और उस दबाने तक में इसने हिंसा का रूप मतलब हिंसात्मक कार्य किए हैं कि किसी भी हद तक जा सकता है ये उस आंदोलन को, उस विरोध को रोकने के लिए। ठीक है, तो स्टालिन को सबसे बड़ा तानाशाह के रूप में माना भी जाता है। स्टालिन के बाद 1953 से लेकर 1964 तक निकिता क्रुश्चेव प्रेसिडेंट बने किसके? यूएसएसआर के। ठीक है, इनके समय पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो कि सोवियत संघ के विघटन या सोवियत संघ के टूट में शामिल हुई या उसमें अपनी भूमिका दिखाई। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी घटना एक तो क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरा बर्लिन की दीवार, और एक घटना और वो है हंगरी में आक्रमण। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं ने भी सोवियत संघ के विघटन में अपना रूप दिखाया। ठीक है, कारण क्या हुआ तब भी कि सोवियत संघ को टूटना पड़ा या तो जितने भी ये प्रेसिडेंट बने इन्होंने अपनी पॉलिसी में उस प्रकार की नीतियों का पालन किया जिससे कि सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर सके, क्योंकि ये वो दौर था जिस दौर में कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो हम जानते हैं थोड़ा सा आगे का लेके फिर बताता हूँ इसके बाद कि कैसे मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका, लियोनिड ब्रेजनेव की भूमिका और तो और बोरिस येल्त्सिन की भूमिका, कैसे एक सोवियत संघ इतने बड़ी महाशक्ति को टूट के कागार पर लाके खड़ी कर गई। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के कारण में सबसे पहला जो कारण बना वो था स्पेस वॉर, दूसरा था आर्म्स वॉर, तीसरा था कोल्ड वॉर, चौथा बना इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो ये सब चीजें। इसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव की पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की नीति। ठीक है, ये और ये पांचों ऐसे रीजन बने जो कि सोवियत संघ की टूट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन्हीं के बीच में कुछ घटनाएं घटी। सबसे पहले तो रीजन ये था कि सोवियत संघ और यूएसए इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त वॉर छिड़ा हुआ था। वो ये था स्पेस वॉर, कि स्पेस में सबसे पहले अपनी शक्ति का परचम कौन लहराता है। जो स्पेस वॉर था उसमें यह था कि सबसे पहले सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, कौन सा देश लॉन्च करेगा। ठीक है, कौन सा एनिमल स्पेस भेजेगा, कौन सा व्यक्ति सबसे पहले स्पेस में कदम रखेगा, या कौन सी वुमेन स्पेस में कदम रखेगी। तो इन चारों ही में सोवियत संघ यूएसए से आगे हो गया है। इन चारों में स्पेस वॉर में यूएसएसआर आगे चला गया। ठीक है, इसके बाद मैं भी बताता हूं ये चारों। ठीक है, फिर इसके बाद आर्म्स वॉर भी था। ठीक है, आर्म्स वॉर में यह था कि सोवियत संघ और यूएसएसआर के बीच में एक ऐसा वॉर छिड़ा हुआ जिसमें शक्ति हथियारों के दम पे या फिर परमाणु हथियारों के दम पे या रासायनिक हथियारों के दम पे बड़ी करनी थी। और ये भी इसमें, और जबकि पता है कि आर्म्स वॉर है, इसमें हथियारों का खरीद फरोख्त है, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा था।
ठीक है। और जब किसी देश का पैसा विदाउट पर्पस अगर खर्चा होने लगेगा तो देश की जनता को ये चीज़ बड़ी चुभेगी, और जब जनता इसका विरोध करना चाहेगी पर कर नहीं सकेगी तो भी कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक ज्वालामुखी बन जाएगा, और ये ज्वालामुखी एक ना एक दिन पूरे ही जो सिस्टम था उस सिस्टम को लेके डूब जाएगा। तो ये सब चीज़ें उस समय थी, पर जब मिखाइल गोर्बाचेव आ गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के लिए ऐसी नीतियां बनाई जिसमें जनता को थोड़ा सा छूट मिला, ठीक है। उन छूटों के माध्यम से उनको अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी मिल गई। मीडिया को थोड़ी सी शक्ति दे दी। पहले मीडिया क्या थी, पहले मीडिया कुछ भी ऐसा नहीं छाप सकती थी, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकती थी, यहाँ तक कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वन पार्टी रूल था। परंतु मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी, ये पेरेस्ट्राइका और ग्लास्नोस्त, इस नीति के तहत मीडिया को शक्ति दी गई, लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बोला गया, ठीक है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो तो लोगों के लिए अच्छा करना चाहते थे, परंतु जनता ने क्या करा, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया, सत्ता के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो मिखाइल गोर्बाचेव की इस नीति से बहुत ही नाखुश थे, ठीक है। इसके बाद जो एक कोल्ड वॉर है, ये कोल्ड वॉर जबकि 1945 से लेकर 1991 तक चला था, ठीक है। 1945 से लेकर 1991 तक, 91 में क्या हुआ, सोवियत संघ टूट गया और दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, ठीक है। वैसे सही मायने में जब दो ध्रुवीयता जो है, दो ध्रुवीयता क्या है, दो ध्रुवीयता दो देशों के बीच की शक्ति या दो देशों के बीच के तनाव या दो देशों के बीच के ऐसी संभावना को दर्शा रही है जिसमें कि युद्ध भी हो सकता है या संबंध सुगम भी हो सकते हैं, कंडीशन है, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या है, जब दो महाशक्ति, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, ये दोनों महाशक्ति अपने विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ में लग रही है, और जब अंत में सोवियत संघ इस महाशक्ति की होड़ से पीछे हो जाएगा या टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, तब दो ध्रुवीयता का अंत हो जाएगा। इसी चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि पहली दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया क्या है और तीसरी दुनिया क्या है, ठीक है। जो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पहली दुनिया और दूसरी दुनिया का जन्म हुआ था। परंतु जब गुट निरपेक्षता वैश्विक स्तर पर स्थापित हो गई थी, या कहें तो जब गुट निरपेक्षता आंदोलन सन 1961 में आ गया था, तब तीसरी दुनिया का जन्म भी हो गया था। क्या हो गया था, तीसरी दुनिया का जन्म हो गया था, ठीक है। तो जानते हैं थोड़ा सा कोल्ड वॉर के बारे में, जानते हैं थोड़ा कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर, ठीक है, कब से कब तक था, तो 1945 से लेकर 1991 तक। इस कोल्ड वॉर की जो घटनाएं थी वो घटनाएं कैसी कैसी बनी। 1949 में नाटो की स्थापना भी हो गई, 1954 में सीटो की स्थापना, 55 में सेंटो की स्थापना, फिर 1956 में हंगरी में आक्रमण, फिर 1961 में आप देखोगे कि क्यूबा मिसाइल संकट, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूरा आता है। इसी के बाद इसी सन में आप देखोगे 1961 में ही बर्लिन की दीवार का निर्माण, ठीक है, ये भी है। फिर इसी के बाद आप देखेंगे 1963 में वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि एक महिला थी, ठीक है, ये रूस की वो महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। तो जो स्पेस वॉर था, स्पेस वॉर में तो चारों लेवल पर सोवियत संघ ही जीता था, ठीक है। इनका नाम था वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कब गई थी, 1963 में, ठीक है, 1963 में। और कब, 16 जून को, ठीक है,
क्योंकि ये घटनाएं हैं। अभी देखो ना, ये नाटो किससे संबंधित, तो यूएसए से। सीटों का भी निर्माण किया गया, इसमें भी यही थे। सेंटो का भी निर्माण किया, ये बगदाद पैक्ट को, इसे बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सो इसी के खिलाफ इन्होंने क्या करा, यूएसएसआर ने वारसा पैक्ट कर लिया, ठीक है। यूएसएसआर ने वारसा पैक्ट को जन्म दे दिया। इधर एक समूह बन गया, इधर एक समूह बन गया, ये बन गया पहली दुनिया का, ये बन गया दूसरी दुनिया का। और इसी समय पर 1961 में ही चल रहा था गुट निरपेक्षता नाम। कहीं ना कहीं पहली दुनिया और दूसरी दुनिया को चुनौती देने के लिए तीसरी दुनिया भी वैश्विक स्तर पर कदम रख चुका था। तो ये सारे जो सिस्टम थे, ये सारी जो घटनाएं थी, ये कहीं ना कहीं ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और ये सारा का सारा आखिर में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हुआ था, ठीक। चलो पहले आपको बता देता हूं जो स्पेस वॉर कैसे कौन कौन जीता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि स्पेस में सबसे पहला जो सैटेलाइट था वो कौन सा लॉन्च किया गया था, ठीक। इसका नाम था स्पुतनिक, ठीक है। पहला सैटेलाइट था, ये किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था सोवियत संघ ने। कब लॉन्च किया था, तो 1957 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा एनिमल किस देश ने भेजा, तो सोवियत संघ ने ही भेजा था। कौन सा था, तो कुत्ता भेजा था, ठीक है, जिसका नाम था लाइका, ठीक है। तीसरा, कौन सा वो व्यक्ति था जो स्पेस में कदम रखा था, उसका नाम था यूरी गागरिन, ठीक। चौथे पे महिला जो थी जिनका नाम था वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। तो कुत्ता जो इन्होंने भेजा था वहां पे, ठीक है, पहले तो लॉन्च कर दिया। एनिमल में भी उन्होंने अपने कदम जमा लिए। यूरी गागरिन को उन्होंने भेज दिया सन 1961 में, ठीक है। तेरेस्कोवा को उन्होंने 1963 में भेज दिया, ठीक है। ये सन याद रखना, ठीक है। इसको अगर लिखना तो इसको लिखना 12 अप्रैल को भेजा था, ठीक है, 12 अप्रैल को, ठीक है। वैलेंटीना तेरेस्कोवा का मैंने आपको लिखवाई दिया है 16 जून, ठीक है। और स्पुतनिक जो इन्होंने लॉन्च किया था पहला सैटेलाइट जो था, ये भेजा था इन्होंने 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक। तो स्पेस वॉर भी वो जीत गए थे। फिर हथियारों की जो वॉर थी, आर्म्स वॉर में शक्ति बढ़ाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं यूएसएसआर को चुनौती कौन दे रहा था, तो यूएसए दे रहा था। और समय समय पर ये अपने परमाणु परीक्षण कर रहा था। और वैसे भी वर्तमान में अभी तक जिस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है वो सोवियत संघ है। इसके पास 8400 परमाणु बम है, 8400, ठीक है। फिर बात करते हैं थोड़ी सी कंडीशनल बेस की, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव, चलते हैं मिखाइल गोर्बाचेव पे डायरेक्टली। गोर्बाचेव, क्योंकि सारी कहानी यहीं शुरू हुई थी, ठीक है। इन्होंने ये कब आए थे, तो 1985 में ये आ गए थे। 1985 से लेकर 1991 तक ये क्या बने, प्रेसिडेंट रहे। कहाँ के, तो सोवियत संघ के, ठीक है। इन्होंने अपनी पॉलिसी शुरू करी। इन्होंने सबसे पहले तो क्या करा, मीडिया को फ्री किया, ठीक है। इन्होंने ओपन मार्केट की पॉलिसी शुरू करी। साथ ही साथ इन्होंने पेरेस्ट्राइका और ग्लास्नोस्त की नीति लागू करी, ठीक है। और इन्होंने ही बोरिस येल्त्सिन को रूस का क्या बनाया, मेयर बनाया, ठीक है। क्योंकि बोरिस येल्त्सिन जो थे ये कम्युनिस्ट नेता थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, सोवियत संघ में दिक्कत ये थी कि वहां पे वन पार्टी रूल था। वहां पे क्या था,
वन पार्टी, वहां पे वन पार्टी रूल था। और जब वन पार्टी रूल होगा, वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो जनता को कभी ना कभी दूसरे ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो जनता परेशान हो जाएगी, क्योंकि एक ही से राज करते हुए, एक ही को अपने सब कुछ अधीन करते हुए में जनता कभी भी खुश नहीं रह सकती। इसलिए समय समय पर परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इन्होंने एक चीज कर दी थी, मीडिया को फ्री करा था, ओपन मार्केट करा था। ठीक, और इन्होंने साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में इन्होंने काफी बदलाव करे, पुनर्संरचना और ओपननेस। ये जो था ग्लासस्टोन, ये ओपननेस था कि अब सारा काम क्या होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट काम होगा। अब जनता भी देखेगी कि सरकार क्या काम कर रही है और सरकार को भी जनता को जवाब देना पड़ेगा। पहले क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का एक रूल था, एक फंडामेंटल, एक इनका एक एजेंडा ये था कि जनता को कभी भी कोई हिसाब नहीं देती थी। ये सारी पावर जो थी वो सेंट्रलाइज थी। और क्योंकि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर का निर्माण होने में 15 गणराज्यों से मिलकर यूएसएसआर का निर्माण हुआ था। और इनमें से 15 गणराज्य में से, ठीक है, एस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये ऐसे देश थे जो कि बाल्टिक प्रदेश के थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले से 1945 से, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले से क्या थे, ये इंडिपेंडेंट देश थे। सबसे पहले इन्हीं तीनों देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की मांग करी थी। और जब धीरे धीरे क्या होता है, जब पहले एक देश करता है, फिर दूसरा देश करता है, फिर तीसरा देश करता है, इसी को देखम देख जो बाकी जो बचे थे 12 देश, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, जब तक मिखाइल गोर्बाचेव नहीं थे तब तक ये लोग शांत थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ नीतियां बनाई ताकि जनता के मन में पार्टी के लिए और सरकार के लिए एक अच्छी सी विचारधारा प्रकट हो, परंतु जनता ही उल्टा कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने लगी। साथ ही साथ जैसी मीडिया फ्री हुई तो वो कार्टून के रूप से और तो और लिख के ग्रंथों के रूप में छापने लगे, सरकार के खिलाफ ही बोलने लगे। तो कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव को इन सब चीजों का आघात पहुंचा। जब मिखाइल गोर्बाचेव क्रीमिया गए हुए थे तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के कई सारे जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने उनको वहीं पे नजरबंद कर दिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था। और वहीं पे उनको हाउस अरेस्ट करने के बाद यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी और ये कहलवा दिया कि मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी उसी के कारण इतना कुछ जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई है और अब हम राज करेंगे। परंतु जनता नहीं मानी। जनता उस समय तक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी और संपूर्ण रूप से पूरे क्षेत्र पर फैल चुकी थी। परंतु उन वरिष्ठ नेताओं ने क्या करा, रेड आर्मी को पोस्ट कर दिया जगह जगह पर, क्योंकि सोवियत संघ की आर्मी को रेड आर्मी कहा जाता है। ठीक है, पोस्ट कर दिया और पोस्ट करने के बाद पर जब आर्मी ने ही मना कर दिया कि नहीं हम जनता के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे और जनता को हम नहीं मारेंगे, फिर क्या हुआ वहाँ पे धीरे धीरे फिर एक करके सारे देश इंडिपेंडेंस की अपनी घोषणा करते चले गए और घोषणा करते हुए में यूएसएसआर विघटन के रूप पर आ गया। और फिर मिखाइल गोर्बाचेव के माध्यम से 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विघटन हो गया। और यूएसएसआर के विघटन होने के बाद दो ध्रुवीयता का अंत हुआ और फिर विश्व पर एक अमेरिकी वर्चस्व या कहे तो हम एक ध्रुवीय देश की छवि देखने को मिली। परंतु तीसरी दुनिया का निर्माण हो चुका था। अब विश्व में जो एक विचारधारा थी वहां पर अब एक समाजवादी विचारधारा के साथ साथ पूंजीवादी विचारधारा भी जन्म ले रही थी। और फिर इसी प्रकार यूएसएसआर के विघटन के साथ ही अमेरिका की शक्ति को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया और वर्तमान में आज भी अमेरिका की शक्ति अपने पूरे चरम बिंदु के आधार पर सीधे सीधे स्थापित होती जा रही है।